नमस्कार दोस्तों हवाई जहाज एक ऐसा अजूबा आविष्कार जिसने पूरी दुनिया को बस कुछ ही घंटों के अंदर समेट के रख दिया। आप दुनिया के किसी कोने में भी जाने का सपना देख रहे हो तो बस कुछ ही घंटे की दूरी में आप उस जगह पे पहुंच सकते हैं। हजारों किलोमीटर की दूरी बस घंटों के अंदर सिमट के रह गई है। दोस्तों हवाई जहाज का आविष्कार 1903 ईस्वी में विल्बर राइट और उनके भाई ऑरविल राइट ने किया था। इन दोनों भाइयों को हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं। आज लगभग 1903 के बाद आज लगभग 120 साल होने को हैं और इस 120 साल में हवाई जहाज के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए। हवाई जहाज के साइज बदल चुके हैं, हवाई जहाज के शेप बदल चुके हैं। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जहाज एंटोनोव AN-225M रिया है, जिसे रसिया ने बनाया। इस एरोप्लेन की अगर खासियत की बात करें तो इसका वजन लगभग 2,85,000 किलोग्राम है और लगभग इतना ही वजन यानी 5 लाख किलोग्राम से भी ज़्यादा वजन लेकर ये हवा में उड़ सकता है, वो भी 900 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। अगर ये जहाज एक बार हवा में उड़ जाए तो लगभग 12 घंटे तक ये हवा में लगातार उड़ता रहेगा। 12 घंटे तक इसे ज़मीन पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है तो उसे देखकर आपके दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर ये ख्याल आया होगा कि आखिर ये इतने बड़े बड़े विशालकाय जहाज इतने स्पीड से और इतनी देर तक हवा में उड़ कैसे जाते हैं। आखिर इसके पीछे कौन सी सिद्धांत, कौन से प्रिंसिपल काम करता है। आज इन्हीं सब के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों हवाई जहाज के उड़ने के पीछे एक सिंपल सा फिजिक्स का प्रिंसिपल काम करता है और इस प्रिंसिपल का नाम है बर्नौली प्रिंसिपल। इस बर्नौली प्रिंसिपल को साइंटिस्ट डैनियल बर्नौली के नाम पे रखा गया है, उसी तरह जैसे न्यूटन्स लॉ को उसके साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन के नाम पे रखा गया है। इस फिगर में आप एक ट्यूब देख रहे हैं। ये ट्यूब बीच से पतला है, जहां से ये पतला है उस पोर्शन को हम कन्वर्जेंट पोर्शन कहते हैं, यानी कन्वर्जेंट ट्यूब कहते हैं। और उसके बाद ये पोर्शन दोनों तरफ ये ट्यूब चौड़ा है और उस पोर्शन को हम लोग डाइवर्जेंट ट्यूब कहते हैं। इस तरह के ट्यूब को वेंचुरी ट्यूब कहते हैं। बर्नौली प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई भी फ्लूइड आइदर एयर और लिक्विड अगर किसी वेंचुरी ट्यूब से फ्लो करता है और वो इस कन्वर्जेंट पोर्शन के पास पहुंचता है तो यहाँ पे उस लिक्विड या फ्लूइड की स्पीड बढ़ जाती है और प्रेशर घट जाती है। प्रेशर की अगर बात करें तो हम सिर्फ स्टैटिक प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं और यही फ्लूइड जब कन्वर्जेंट पोर्शन से डाइवर्जेंट पोर्शन की तरफ चल जाता है तो वहां पे इसकी स्पीड घट जाती है और इसकी स्टैटिक प्रेशर बढ़ जाती है। ये फिनोमेना आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत बार देखा होगा। जब आप किसी पौधे को पानी देते हैं पाइप से और आपने अगर उस पाइप के एंड को प्रेस किया तो ध्यान देंगे कि वाटर की स्पीड बढ़ जाती है और वाटर काफी दूर तक ट्रैवल करता है। बिल्कुल ये वेंचुरी ट्यूब की तरह ही काम करता है। जहां पे हम पाइप को प्रेस करते हैं वहां ये वेंचुरी ट्यूब के कन्वर्जेंट पोर्शन की तरह काम करता है और वहां से जब पानी पास होता है तो पानी की स्पीड बढ़ जाती है और उसकी प्रेशर घट जाती है। अगर आप हवाई जहाज के विंग को देखेंगे तो इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से होता है। विंग के आगे वाले हिस्से को लीडिंग एज कहते हैं और पीछे वाले हिस्से को ट्रेलिंग एज कहते हैं। ऊपर का जो विंग का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, बिल्कुल वेंचुरी ट्यूब के कन्वर्जेंट पोर्शन की तरह होता है और निचला हिस्सा लगभग फ्लैट होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई भी हवाई जहाज उड़ने से पहले रनवे के ऊपर दौड़ लगाता है। दरअसल दौड़ लगाने के पीछे कारण होता है कि विंग के ऊपर से हवा का बहाव तेज हो जाता है। ये जो हवा है विंग के लीडिंग एज से टकराता है और दो हिस्सों में टूट जाता है। जो हवा विंग के ऊपर से गुजरता है वो विंग के शेप के वजह से उसे ज्यादा दूरी ट्रेवल करना पड़ता है, जिसके वजह से उस हवा की स्पीड बढ़ जाती है और स्पीड बढ़ने के वजह से उस ऊपर वाले हवा की प्रेशर कम हो जाती है। जो हवा विंग के निचली पोर्शन से गुजरता है वो विंग के फ्लैट होने की वजह से उसके स्पीड में किसी तरह का बदलाव नहीं आता है और हवा का स्पीड लगभग एरोप्लेन की स्पीड के बराबर होता है।
इसलिए उसके प्रेशर में भी किसी तरह का बदलाव नहीं होता है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वही विंग के निचले वाले एयर का भी प्रेशर होता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो विंग के ऊपर में एक लो प्रेशर क्रिएट होता है और नीचे में हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ये जो डिफरेंस इन प्रेशर होता है इसके वजह से विंग के ऊपर एक फोर्स जनरेट होता है, और ये फोर्स ऊपर की तरफ लगता है क्योंकि ऊपर में लो प्रेशर है जो शक करने की यानी विंग को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। इसी फोर्स को हम लिफ्ट फोर्स कहते हैं, और यही लिफ्ट फोर्स एरोप्लेन को हवा में उड़ने में मदद करता है। दोस्तों, जब कोई जहाज हवा में उड़ रहा होता है तो उसके ऊपर 4 तरह के फोर्सेस काम करते हैं। पहला अभी मैंने बताया लिफ्ट फोर्स होता है, जो विंग के ऊपर डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से क्रिएट होता है, और ये हवा को ऊपर उठने में मदद करता है, यानी ये फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। दोस्तों, दूसरा जो फोर्स होता है वो वेट होता है, जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उस एरोप्लेन के ऊपर लगता है, और ये फोर्स एरोप्लेन को नीचे की तरफ खींचता है। अगर यहां पे ध्यान देंगे तो जब लिफ्ट फोर्स ज्यादा होगा वेट से तो हवाई जहाज ऊपर की तरफ उठेगा, जब लिफ्ट फोर्स कम होगा और वेट ज्यादा होगा तो हवाई जहाज नीचे की तरफ आएगा। जहाज के ऊपर जो तीसरा फोर्स लगता है उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। ये थ्रस्ट इंजन द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और ये थ्रस्ट हमेशा जहाज को आगे ले जाने में मदद करता है, यानी इस थ्रस्ट का जो डायरेक्शन होता है वो जहाज के आगे की तरफ होता है। जो चौथा फोर्स जहाज के ऊपर लगता है उसे हम ड्रैग कहते हैं, और ये थ्रस्ट के बिल्कुल अपोजिट लगता है, यानी जहाज को पीछे ढकेलने में मदद करता है, और ये एयर फ्रिक्शन के कारण पैदा होता है। अगर यहां पे ध्यान दें तो थ्रस्ट अगर ज्यादा होगा तो एरोप्लेन की स्पीड बढ़ेगी, ड्रैग अगर ज्यादा होगा तो एरोप्लेन की स्पीड कम होगी। अगर थ्रस्ट और ड्रैग दोनों बराबर होगा तो एरोप्लेन बिल्कुल एक ही स्पीड में हमेशा उड़ता रहेगा। दोस्तों, मैंने आप सबको बताया था कि जब भी कोई हवाई जहाज हवा में उड़ रहा होता है तो उसके विंग के नीचे एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है और विंग के ऊपर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। एक नॉर्मल सी फिजिक्स है कि कोई भी फ्लूइड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करने का कोशिश करता है। जो विंग के नीचे हाई प्रेशर एयर है ये भी विंग के ऊपर के लो प्रेशर एयर की तरफ फ्लो करने की कोशिश करता है, और ये मौका उसे विंग के टिप पे मिलता है। वहां पे किसी तरह का सरफेस नहीं अगर लगा हो तो ये हाई प्रेशर एयर स्पिल करके वहां से विंग टिप से विंग के ऊपर की तरफ जाता है, जिसके वजह से वहां पे एक चक्रवात सा पैदा होता है। इस चक्रवात को हम लोग एविएशन टेक्नोलॉजी के भाषा में विंग टिप वॉर्टेक्स कहते हैं। ये विंग टिप वॉर्टेक्स हवाई जहाज के उड़ान के लिए काफी नुकसानदायक होता है, और ये एक हवाई जहाज के ऊपर एडिशनल ड्रैग क्रिएट करता है। एडिशनल ड्रैग क्रिएट करने की वजह से हमें जहाज को उड़ाने के लिए एडिशनल थ्रस्ट की जरूरत पड़ेगी। यह एडिशनल थ्रस्ट कहां से आएगा? तो इंजन से आएगा। इंजन में एडिशनल थ्रस्ट पैदा करने के लिए हमें ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा फ्यूल मतलब जहाज के इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। तो इस विंग टिप वॉर्टेक्स को रोकने के लिए आपने कभी देखा होगा एरोप्लेन में ट्रैवल करते होंगे तो विंग के ऊपर ये एक प्लेट लगा दिया जाता है जिसे शॉर्ट में हम विंगलेट भी कहते हैं। ये विंगलेट नीचे के हाई प्रेशर एयर को विंग के ऊपर लो प्रेशर एयर से मिलने से रोकता है, और इससे जहाज की इकोनॉमी अच्छी खासी बढ़ जाती है। दोस्तों, जब कोई एरोप्लेन हवा में उड़ रहा होता है तो उसे स्टेबल रखना बहुत जरूरी होता है, वरना कभी भी कोई हवा का झोंका आएगा और एरोप्लेन को दाएं बाएं ऊपर नीचे किधर भी फेंक सकता है। इसके लिए एरोप्लेन के पीछे देखेंगे तो 2 स्टेबलाइजर लगा होता है। ये जो स्टेबलाइजर ऊपर की तरफ लगा होता है इसे हम वर्टिकल स्टेबलाइजर कहते हैं, और ये एरोप्लेन को दाएं बाएं जाने से रोकता है। जो दूसरा स्टेबलाइजर लगा होता है इसे हम हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर कहते हैं, और ये एरोप्लेन को ऊपर नीचे जाने से रोकता है। ये दोनों ही स्टेबलाइजर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, एरोप्लेन को एक स्टेबिलिटी देते हैं, और जब तक पायलट खुद एरोप्लेन को किधर भी मूव कराना न चाहे तब तक ये दोनों स्टेबलाइजर एरोप्लेन को मूव करने नहीं देते हैं, और एरोप्लेन को एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करने में, उड़ने में मदद करते हैं। आखिर पायलट एरोप्लेन को फिर कैसे मोड़ता है इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ गलती इस वीडियो में हो गई हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए, मैं उसे अगली बार ठीक कर लूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।